बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स या अकॉर्डिंग टू न्यू थेरीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो अब वेव की फॉर्म में नहीं है बल्कि उनके डिस्क्रीट नेचर है। उनके अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं और हर पैकेट जो है वो एज अ मैटर ट्रीट होता है। ठीक है, तो दूसरा वर्ड हमने एक मैटर नेचर भी यूज किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हम सब की मैटर नेचर होती है। ठीक है, तो पहले जब हम मैटर के साथ इंटरेक्शन पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, फॉर एग्जांपल लाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब हम मैटर के साथ लाइट की इंटरेक्शन पढ़ते थे तो उसमें हम क्या देखते थे कि रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, डाइफ्रैक्शन हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज अ वेव ट्रीट किया था। ठीक है, अब चूंकि हमें ये पता चल चुका है कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनकी मैटर नेचर है, तो अब जब हम उनकी मैटर के साथ इंटरेक्शन देखेंगे तो ऑब्वियसली वो वाले फिनोमेना स्टडी करेंगे जो वेव नेचर के साथ पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनकी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर के साथ नहीं हो रही थी। तो अब उन एक्सपेरिमेंट्स को हम मैटर नेचर के साथ देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो उन इंटरैक्शंस की जो अब हम टाइप्स पढ़ने लगे हैं उनमें सबसे पहले है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट और तीसरा जो है वो है पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो बारी बारी हम इन तीनों को स्टडी करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से जो मैटर नेचर है अब वो इन एक्सपेरिमेंट्स को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस दिखाया गया आपको। ठीक है, ये एक ग्लास ट्यूब है, एक चेम्बर है, इसके अंदर एक ये मेटल प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये एक कैथोड है। ठीक है, अच्छा, कैथोड कह लें या आप इसको कलेक्टर कह लें, तो जो भी आप नाम देना चाहें इसको दे लें। ठीक है, इसको कैथोड और इसको एनोड। ऑल राइट, अच्छा, अब आप देख रहे हैं यहाँ से पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये ब्लैक डॉट जो है ना, ये देखें इसके ऊपर ई माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ब्लैक बॉल्स जो आपको दिखाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है कि ये रेडिएशन फॉल की है, लाइट रेडिएशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं और इस एनोड पर जाकर वो इस बल्ब में से पास किए हैं तो ये ग्लो हो गया और बल्ब में से पास करके ये बैटरी में आ गए तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनोड तक पहुंचते हैं उतने ही वापस बैटरी से इसको मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें, साथ साथ ये बैटरी भी देखते जाएं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर पास कर रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जैसे ही किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एनोड के पास जाते हैं और वहां से एक करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब इसकी डिटेल देखते हैं। ये आपको एक और डायग्राम दिखाई गई है, ये यही चीज है। ठीक है, यही चीज है जिसकी एनिमेशन आपने अभी देखी है, वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा सर्किट चेंज कर दिया है। तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है, द emission of electrons from a metal surface when exposed to light of suitable frequency is called the photoelectric effect। तो यही वाला प्रोसेस जो बताया था इसको हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी कौन सी नहीं, अभी हम थोड़ी देर तक चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, द emitted electrons are known as photo electrons। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। The photoelectric effect is demonstrated by the apparatus as shown in figure 19.4। यहाँ apparatus आपको दिखाया गया है, an evacuated glass tube X। अब ये ग्लास ट्यूब पूरी बनाने के बजाय एक सर्कल सा बना दिया, ये ट्यूब ही है, इसको X लिखा हुआ है। ठीक है,
contains two electrons. The electrode A connected to the positive terminal of the battery is known as anode. इसकी बात कर रहे हैं जिसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे होने, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो एक एनोड है। द इलेक्ट्रोड सी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड। तो ये जो लगा हुआ है जिसके ऊपर लाइट फॉल करेगी यानी कि मेटल प्लेट, ये कैथोड है, ठीक है। इसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। When monochromatic light is allowed to shine on cathode, monochromatic light यानी कि एक ही वेवलेंथ होगी उसके अंदर, तो जब वो कैथोड पे फॉल करती है, it begins to emit electrons. These photoelectrons are attracted by the positive anode and the resulting current is measured by an ammeter. तो एनोड के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसमें तो हमने बल्ब लगाया हुआ था ना वेरीफाई करने के लिए कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वैसे एक एमीटर लगा होता है। इस एमीटर में से जब वो करंट पास करता है ना तो उसको मेजर करता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि एमीटर लगा हुआ है, इस एमीटर से जो है वो डिटेक्शन होगी लाइट की, ठीक है। ऑलराइट, द करंट स्टॉप्स व्हेन लाइट इज कट ऑफ। जैसे ही लाइट फॉल करना बंद हो जाती है करंट भी स्टॉप हो जाता है, which proves that the current flows because of incident light. तो इसका मतलब ये हुआ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर करंट सिर्फ और सिर्फ लाइट की वजह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस करंट इज हेंस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, ठीक है। एक दफा ये दोबारा देख लें ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ग्लास ट्यूब है, ये लाइट फॉल करी है कैथोड पे या मेटल पे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, नोड के पास जाते हैं और करंट फ्लो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये करंट जो है आप एमीटर के जरिए डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस है। अब हम ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसके कुछ रिजल्ट्स हमारे सामने आए, वो रिजल्ट्स डिस्कस करने लगे और देखते हैं कि किस तरह से उन रिजल्ट्स की एक्सप्लेनेशन करनी है हमने, ठीक है। So the first one is the maximum energy of the photoelectrons can be determined by reversing the connection of the battery in the circuit. That is, now anode A is negative and cathode C is at positive potential. अच्छा हम देखें, जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइट कौन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल की है, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी के होते हैं, कुछ ज्यादा एनर्जी के होते हैं। तो उनमें से वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब वो एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को रिवर्स कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देते हैं। यानी कि अब जो एनोड है जो कि पहले पॉजिटिव के साथ कनेक्ट था, अब वो नेगेटिव के साथ करेंगे और कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे करेंगे। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फॉल कर चुके थे, निकल चुके थे, एमिट हो चुके थे सरफेस से, ठीक है। सपोज यहाँ बीच में कहीं है, अभी ये नोड तक नहीं पहुंची, हमने फौरन से बैटरी रिवर्स कर दी। अब क्योंकि इधर नेगेटिव आ गया है तो जाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसकी तरफ तो नहीं आ पाएंगे नोड पर, तो करंट क्या होगा, कम होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है कि वो उस पोटेंशियल को, उस रिवर्स पोटेंशियल को क्रॉस कर सकें, कवर कर सकें, वो तो एनोड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कम एनर्जी वाले नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है वो एनोड तक पहुंचेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जाहिर है वो करंट अमाउंट में कम होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ये रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की अमाउंट और कम होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी वो करंट फ्लो करवाएगा, वो वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो करंट की फॉर्म में फ्लो करेगा। तो बढ़ाते 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 एक वैल्यू ऐसी आएगी रिवर्स पोटेंशियल की जिसके ऊपर वो मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी स्टॉप हो जाएगा, वह नोड तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसकी जितनी एनर्जी थी उसके बराबर जो रिवर्स पोटेंशियल है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाती है जो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है, वो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर है, तो वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन भी जो है वो स्टॉप हो जाता है, करंट यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बैटरी के पोटेंशियल को रिवर्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू बढ़ाती जानी है रिवर्स पोटेंशियल की।
तो करंट कम होता जाएगा, और तब तक हमने रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी है जब तक कि करंट बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता। ठीक है, वो जो वैल्यू है पोटेंशियल की, रिवर्स पोटेंशियल की, जिसके ऊपर करंट बिल्कुल जीरो हो गया है, उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि उस पर सारा करंट स्टॉप हो चुका है ना, इसलिए उसको नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, अगर हम उससे एनर्जी निकालें तो वो उस मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या किया कि जो मैक्सिमम एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर कह दिया उसको। ठीक है, वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी है तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और वो मूव कर रहा था इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is given by now the potential energy calculated by the stopping potential, which is equal to ev naught। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट कहा था हमने, तो इस वजह से ई वी नॉट। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था चैप्टर 12 में, क्यू वी। तो उसी से हमने Q की जगह E आ गया और V की जगह V नॉट आ गया। सो नाउ काइनेटिक एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउ इक्वल टू the maximum value of reverse voltage, which is stopping potential, multiplied by the charge of electron। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इस तरह से हम रिवर्स करंट करके, सॉरी रिवर्स पोटेंशियल करके तो फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये आपको सेपरेटली भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मैक्सिमम एनर्जी वाले फोटोन्स की एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारा उसका प्रोसेस था। ठीक है, अच्छा, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद लाइट, ये तो एक चीज थी ना जो हमने वैसी सिंपली एक्सप्लेन कर दी, जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज था। अब जो काम की बात है वो अब आने लगी है, जो नया रिजल्ट हमें नजर आया ना, वो वाली। If the experiment is repeated with light beam of higher intensity, the amount of current increases, but the current stops for the same value of V naught। हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल दो लाइट रेज ली, एक की कम इंटेंसिटी थी, एक की ज्यादा इंटेंसिटी थी। ये इसका ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, I2 इज ग्रेटर देन I1, यानी कि दो लाइट्स ली, एक की इंटेंसिटी I1 थी जो कि कम थी, और दूसरे की I2 थी जो कि ज्यादा थी। हमने क्या किया, दोनों लाइट्स के लिए बारी बारी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करने पर हमने देखा कि दोनों इंटेंसिटीज की जो लाइट थी उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आए। हालांकि क्लासिकल रिजल्ट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। अगर हम कह रहे हैं कि एक की इंटेंसिटी लो है विच इज I1, और एक की इंटेंसिटी हाई है विच इज I2, तो इसका मतलब ये हुआ कि I1 वाली जो रे है, जो लाइट है, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, और I2 वाली की जो एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी वाली रेस से एमिट होंगे उनके पास कम एनर्जी होनी चाहिए, और उनको कम रिवर्स पोटेंशियल पे स्टॉप हो जाना चाहिए। जबकि जो ज्यादा एनर्जी वाली लाइट है उसको ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स निकालने चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा है तो जाहिर है उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा आना चाहिए था, रिवर्स पोटेंशियल। लेकिन ये बड़ी अजीबो गरीब सा रिजल्ट सामने आया कि दोनों इंटेंसिटीज के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बराबर है। ये देखिए, आप ग्राफ में देख रहे हैं I1 I2। मजीद ये देखा गया कि जो लो इंटेंसिटी वाली रेस थी उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था वो थोड़ा सा कम था उस वाले करंट से जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट से एमिट हुआ था, हाई इंटेंसिटी वाली लाइट की वजह से फ्लो हुआ था। ठीक है, यानी कि रिजल्ट क्या निकला कि जब हमने डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा था, लेकिन अमाउंट ऑफ करंट जो है वो चेंज हो रही थी। अब क्लासिकली हमारे समझ में नहीं आई ये बात कि ये क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम आ रहा है, और ना ही क्लासिकल रिजल्ट्स इसको सेटिस्फाई कर सकते थे।
तो लिहाजा हमने कोई और इसकी एक्सप्लेनेशन सोची, और वही एक्सप्लेनेशन जो है अब आगे मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी बन गई। वो एक्सप्लेनेशन जो है हमने वो जो प्लैंक्स का आइडिया था उसी को एक्सटेंड करके की। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी। तो एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिलेगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स अभी आपके सामने दिखा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया कि जब डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट यूज की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा था, जो कि क्लासिकली डिफरेंट आना चाहिए था, ठीक है। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, फिर उसके बाद हम इनकी रीजंस पढ़ेंगे। रीजंस कह लें या फिर ये कह लें कि हम ये पढ़ें, ये देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरी इन रिजल्ट्स को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। If, however, the intensity is kept constant and experiment is performed with different frequencies of incident light, अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को सेम रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी को अब चेंज किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। जूम करते हैं इसको थोड़ा सा। जूम नहीं हो रहा इससे ज्यादा, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। चलें इसी तरह देखते हैं। अच्छा, अब इस रिजल्ट को पहले देख लेते हैं ग्राफ से कि क्या है, फिर आगे पढ़ेंगे। दो फ्रीक्वेंसीज हैं F1 एंड F2। F2 लिखा आ रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि F2 वाली जो रेज है, जो लाइट रेज हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेज विद फ्रीक्वेंसी F1, ठीक है। अच्छा, अब आप रिजल्ट देख रहे हैं कि करंट सेम है दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों की एक ही लाइन आ रही है। अमाउंट ऑफ करंट इज सेम व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डिफरेंट। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज है। एक की वैल्यू ये है और दूसरे की वैल्यू ये है। जो लो फ्रीक्वेंसी वाली रेज हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम आ रहा है, ठीक है। और जो हाई इंटेंसिटी वाली रेज हैं, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेज हैं, उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। अब ये बात भी जो है वो थोड़ी सी समझने में मुश्किल थी कि फ्रीक्वेंसी की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ क्या लिंक है। प्लैंक्स असम्पशन में आपने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, आपको वो पता है, ठीक है। इस उससे पहले, उस कॉन्सेप्ट से पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है, ठीक है। तो ये बात भी जो है ये समझ नहीं आई थी कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से करंट की अमाउंट सेम है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, ये क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। The current is same but stopping potential is different for each frequency of incident light, which indicates the proportionality of maximum kinetic energy with frequency of light f। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तभी हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो एनर्जी बढ़ गई और इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो ये एक ये रिजल्ट था। अब इसके अलावा एक और इसमें रिजल्ट है। अब उन्होंने जो है ना एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिए हैं, तो हम उसी तरह से पढ़ते हैं। जो थर्ड रिजल्ट है वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted with different energies. The maximum energy of photoelectrons depends on the particular metal surface and frequency of incident light. जीद उन्होंने ये देखा, एक रिजल्ट हमने देख लिया डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ क्या हुआ, दूसरा रिजल्ट हमने देखा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ क्या हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये नोट किया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं किसी मेटल सरफेस से, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है। वो डिफरेंस क्यों है एनर्जीज का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर आगे आएगा तो वहां पे मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। होता ये है कि जैसे ही लाइट फॉल करती है ना मेटल प्लेट पर, आप समझ लें कि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं नोड की तरफ, और कुछ को रास्ते में कुछ दूसरे एटम्स मिल जाते हैं, कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, उनकी कोलिजन होती है। कुछ एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वेस्ट होती है, लिहाजा उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। एमिशन सेम एनर्जी के साथ होती है, लेकिन हिंड्रेंस होती है, बीच में कोलिजन्स हो रही होती है आपस में इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस वजह से बाहर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी
कम हो जाती है, और जिनको कोई हिंड्रेंस, कोई बैरियर नहीं मिलते, कोई कोलिजन नहीं होती, जो डायरेक्ट एनोड पे जा रहे होते हैं, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो इस वजह से एनर्जी जो है ना वो डिफर करती है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन जो है उनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही एनर्जी के साथ एमिट होते हैं, राइट। ओके, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर मेटल। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी है, यानी कि जिनके साथ वो एमिट हो रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? वो मेटल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कौन सी मेटल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स ने एमिट होना है या नहीं होना है, प्लस मेटल की नेचर जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी की एक्सप्लेनेशन आएगी सेकंड पॉइंट में। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एक खास वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम वैल्यू होगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगी। अगर आप उस मिनिमम रेंज से नीचे की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, हाउ एवर इंटेंस द लाइट में भी, जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, लाइट जितनी मर्जी इंटेंस हो। अब देखें क्लासिकली क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है क्लासिकली, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चाहे कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए अगर हम कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा रिजल्ट ये देखा गया कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जितनी मर्जी इंटेंसिटी आप बढ़ा दें। ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हर मेटल के लिए चेंज होती है। तो अब ये थोड़ी सी बात समझ आई कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, इसका कुछ रिलेशन है मेटल के साथ। यानी कि कोई ऐसी बात है कि ये हर मेटल में वेरी कर रही है। तो हर मेटल के लिए इसकी अमाउंट एक खास वैल्यू होगी इस फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो एक थोड़ा सा ये पॉइंट क्लिक हुआ हमें। एक ये पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कोई प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दूसरा हमें ये अंदाजा हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाएगी, उसका मेटल के ऊपर भी वो मेटल के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कौन सी मेटल है। ठीक है, अब वो किस तरह से डिपेंड कर रही है, ये एक्सप्लेनेशन तो हम बाद में ही देखेंगे जब हमारे सामने सारी वो थ्योरी आएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली विद इन नो टाइम एमिट होते हैं। जैसे ही लाइट फॉल की फौरन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, कोई डिले नहीं होता इसमें। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटर्मिन्स ओनली देयर नंबर। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको उस पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटर्मिन्स ओनली देयर नंबर। देयर नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो है उसका एनर्जी के साथ तो रिलेशन ना हुआ, लेकिन उसका अमाउंट ऑफ करंट के साथ रिलेशन हुआ। जब हमने ऊपर रिजल्ट देखा था, इंटेंसिटी चेंज की थी, तो क्या हो रहा था, अमाउंट ऑफ करंट चेंज हो रही थी। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का रिलेशन है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से या करंट की अमाउंट से। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही करंट होगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं इसका ताल्लुक है इंटेंसिटी से। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। ये रिजल्ट्स जो हैं, ये जो क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकली हम लाइट को वेव वेव की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है जो क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। यही बात जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि क्लासिकली इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो एनर्जी के साथ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विच कंट्राडिक्ट्स द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें तो ये रिजल्ट नहीं हमें नजर आया। ठीक है, द क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी नहीं हमें समझ आई कि क्यों ऐसा है कि इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो लेकिन खास फ्रीक्वेंसी की वेव होगी, खास फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, तभी जो है वो एमिशन होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब इन रिजल्ट्स को कैसे एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन आती है क्वांटम थ्योरी के बेस पे। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या थी। स्मॉल स्केल पर ये एप्लीकेबल है क्वांटम थ्योरी, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मैटर नेचर को सेटिस्फाई करती है या उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी के बेस पे अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन ने इन सब रिजल्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द आइडिया प्रेजेंटेड बाय मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, E इक्वल्स टू HF, उसका रिलेशन आया था ना। तो यही आइडिया जो है वो आइंस्टाइन ने यूज किया और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। ठीक है, उसने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि जो मैक्स प्लैंक का आइडिया है ना क्वांटाइजेशन का, कि जो लाइट वेव है वो एक्चुअली वेव नहीं है, उसके अंदर एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। वो पैकेट्स जो हैं वो उस वेव की शक्ल में अरेंज हुए होते हैं, लेकिन हैं वो डिस्क्रीट नेचर के वेव पैकेट्स हैं जिनको उसने क्वांटा कहा था और आइंस्टाइन ने उसको फोटॉन्स कह दिया था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना या एमिट होती है वो क्वांटा की फॉर्म में होती है या फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। ठीक है, हर फोटोन की जो एनर्जी है वो इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू HF। ठीक है, क्या कहा उसने कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और एमिशन फोटोन्स के फॉर्म में होती है और हर फोटोन की एनर्जी जो है वो इक्वल्स टू HF के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से अब आपको नजर आ रहा है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है और ये H तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एक पूरा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि एक फोटोन है आधा एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करे आधा दूसरा एब्जॉर्ब करे, नहीं ये नहीं हो सकता। एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही एब्जॉर्ब कर सकता है इन द मेटल सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा ये अगर आप पॉइंट्स बना लें तो आपको बहुत इजीली इनकी समझ आ जाएगी। फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो फोटोन्स के फॉर्म में आती है। सेकेंड पॉइंट में हमने कहा कि हर फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू HF है। थर्ड पॉइंट में हमने कहा कि एक फोटोन जो है पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है मेटल सरफेस में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह लें इसको कि इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से एस्केप करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। अब मिनिमम एनर्जी जब कह रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन से मुराद है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस। ठीक है ना, तो ये जो है ये उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ अब रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो क्या कहा आइंस्टाइन ने चौथे पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है। अगर तो उसके ऊपर फॉल करने वाले इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी मौजूद है, उसके फोटोन के पास वो एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अगर वो नहीं है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं। देखें एक एटम है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया होता है अपनी तरफ, उसको बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने अगर बाहर निकलना है तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल जाए। ठीक है, अब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, एनर्जी ले रहा है। एनर्जी ले ली, अगर तो वो एनर्जी सफिशिएंट होगी कि वो उस न्यूक्लियस की फील्ड से बाहर निकाल सके उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी तो एब्जॉर्ब हुई थी ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी विद इन द ऑर्बिट, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए ना काफी है वो एनर्जी। ठीक है, तो यही वजह थी कि मिनिमम एनर्जी जो है
जब तक वो उसको नहीं मिली, वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर नहीं निकला मेटल सरफेस से, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को आइंस्टाइन ने नाम दिया वर्क फंक्शन का, और उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वर्क फंक्शन है ना, जिसको हम कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी है, तो उसका मतलब होगा एच एंड एफ मिनिमम, और इस एफ मिनिमम को अभी हमने पीछे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा, तो फाई इक्वल्स टू एच एफ नॉट आएगा, ठीक है। ये मैंने वर्बली आपको बता दिया, अभी हम आगे जाके इसको निकालेंगे, राइट। ओके, next is a part of photon energy, that is work function, is used by the electrons to break away from the metal, and the rest appears as kinetic energy of the electron. Next point क्या हुआ? इसको मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो साथ हमारी ये इक्वेशन भी कवर हो जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ, हमें मिनिमम एनर्जी यानी वर्क फंक्शन का आइडिया समझ आ गया। अब अगली बात उसने क्या कही कि एक लाइट फॉल कर रही है मेटल प्लेट के ऊपर, उसके जो फोटोन्स है ना, उसके पास कोई एनर्जी है, ठीक है, कोई भी एनर्जी है उसके पास। अब वो एनर्जी क्या करती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन एब्जॉर्ब होता है, तो जो वर्क फंक्शन वाली अमाउंट है ना, जितनी भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जो इंसिडेंट फोटोन है, जो लाइट फॉल कर रही है उसके जो फोटोन्स हैं, उनके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो सिर्फ 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, उसके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। तो क्या हुआ कि उसने 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज कर ली मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ मेटल सरफेस से, तो उसकी वो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो चुकी है। अब उसके पास रिमेनिंग एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब उसने क्या करना है, उसके साथ मूव करना है। तो वो जो बाकी एनर्जी बचेगी वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो जो भी इंसिडेंट फोटोन फॉल करता है या इलेक्ट्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो एज अ वर्क फंक्शन यूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यूज होता है। जो बाकी एनर्जी बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसको इक्वेशन की फॉर्म दी हुई है कि इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, इसको माइनस मत पढ़े, आप समझेंगे इधर आके प्लस हुआ है, ठीक है। इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही जो अभी मैंने बताया था उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या किया, वो जो वर्क फंक्शन इस साइड पर था ना, इक्वल की इस साइड पर, उसको आप उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो एच एफ होती है, वर्क फंक्शन फाई होता है, और मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, राइट। तो ये जो है ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी, जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू थेरीज या मॉडर्न थेरीज। ओके, अच्छा, अब क्या, अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स के पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो सिर्फ बाहर निकला है, यानी कि वर्क फंक्शन है, वो मूव नहीं किया, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो गई है। तो वर्क फंक्शन की भी उस सूरत में वैल्यू क्या होनी चाहिए, या उस वक्त जो फोटोन उसके ऊपर फॉल करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी ना। तो यही काम हमने किया हुआ है कि सपोज काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं किए, सिर्फ बाहर निकले, तो वर्क फंक्शन एज इट इज आ गया, और इस एफ की जगह अब एफ नॉट आ गया, क्योंकि जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल रहे हैं तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब फाई को दूसरी तरफ ले जाएं, तो फाई की क्या वैल्यू आ जाती है, एच एफ नॉट। तो ऊपर जो मैंने आपको वर्बली बताया था एच एफ नॉट आती है, तो ये देखें अब हमारे पास निकल आया है। सो द वर्क फंक्शन इज गिवन बाय एच मल्टीप्लाइड बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लिहाजा अब हम ये वाली जो इक्वेशन थी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 19.12, इसको कैसे लिख सकते हैं, एच एफ एज इट इज, फाई की जगह अब क्या आ जाएगा, एच एफ नॉट। सो एच एफ माइनस एच एफ नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या हाफ वी मैक्स, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है। It is to be noted that all the emitted electrons do not possess the maximum kinetic energy. Some electrons come straight out of the metal surface and some lose energy in atomic collisions before coming out. तो ये बात मैंने आपको बता दी
कि निकलते तो सेम एनर्जी के साथ हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो विदाउट एनी हिंड्रेंस डायरेक्ट एनोड तक चले जाते हैं, तो उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। कुछ जो है उनकी कोलिजन की वजह से, एटॉमिक कोलिजन या इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज कर देते हैं, तो उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन 19.14 holds good only for those electrons which come out with full surplus energy। तो जो कोलिजन्स वगैरह नहीं ना करते, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट चले जाते हैं, जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इक्वेशंस उनके लिए जो है ना वो एप्लीकेबल है। ठीक है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जिनकी एनर्जी लूज हो जाती है ना, उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इधर जो एक्सप्रेशन है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का है। ठीक है, तो जाहिर है जो कोलाइड कर रहे हैं उनकी एनर्जी कम हो रही है, उनके पास मैक्सिमम एनर्जी तो नहीं ना होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। Note that the phenomena of photoelectric effect cannot be explained if we assume that light consists of waves and energy is uniformly distributed over its wavefronts. It can only be explained by assuming light consists of corpuscles of energy known as photons. तो हम वेव थ्योरी हमने अभी देखते आए हैं कि वेव थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही इन रिजल्ट्स को। ये रिजल्ट तभी एक्सप्लेन हो रहे हैं जब हम लाइट की कॉर्पसल नेचर या कह लें कि ग्रैनुलर नेचर जो है उसको यूज करके इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक रियलिटी है अब कि लाइट की मैटर नेचर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो इसमें नहीं आई वो इनडायरेक्टली आपको बताई गई थी पीछे, ये जो हमने ये वाला रिजल्ट देखा था ना, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अभी रिक्वायर्ड है। इंटेंसिटी जो है ना, बेसिकली इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स। यानी कि अगर हम कह रहे हैं ना कि एक की कम इंटेंसिटी है एक की ज्यादा इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब है कि कम इंटेंसिटी वाली में कम फोटोन्स हैं, ज्यादा इंटेंसिटी वाली में ज्यादा फोटोन्स हैं। ठीक है, तो अब इंटेंसिटी एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि इंटेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ फोटोन्स। अब फॉर एग्जांपल I1 में 50 फोटोन्स हैं, I2 में 100 फोटोन्स हैं। तो जब I1 किसी मेटल सरफेस पे जाएगी तो 50 फोटॉन्स का मतलब है कि 50 इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स वाला करंट निकलेगा। I2 जब फॉल करेगी तो इसका मतलब है 100 फोटॉन्स हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स उनको एब्जॉर्ब करेंगे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो किसका करंट ज्यादा हुआ, या 100 फोटॉन्स वाले का करंट ज्यादा हुआ। तो इसीलिए I1 का करंट कम है और I2 का करंट ज्यादा है। ऑलराइट, अब दूसरी बात कि I1 के अंदर जितने भी फोटॉन्स हैं 50 के 50 की एनर्जी सेम है। ठीक है, और जो I2 के जो 100 फोटॉन्स हैं उन सब की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो अब 100 के 100 ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है इलेक्ट्रॉन्स ने वो एक जैसी है। ठीक है ना, और यहाँ जो 50 फोटॉन्स थे वो जो एब्जॉर्ब हुए हैं, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं सबकी एनर्जी सेम है। अब चूंकि यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हुई है, एक ही फ्रीक्वेंसी की दोनों लाइट हैं, इंटेंसिटी चेंज की थी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, तो इसका मतलब है कि ऑल दो इसमें 50 फोटॉन्स हैं और I2 में 100 फोटॉन्स हैं, लेकिन 50 और 100 दोनों वाली लाइट में एक ही जितनी एनर्जी है दोनों के फोटॉन्स में। तो इसका मतलब है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी भी एनर्जी सेम होगी, इसी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए, लेकिन जिस एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे थे वो सेम रही, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। ठीक है, तो अब हम इस काबिल हो गए हैं इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने के बाद, कि हम ये वाला रिजल्ट जो है ये एक्सप्लेन कर सकें। तो अब आपको समझ आ गई कि इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी मींस एनर्जी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी वाला अगर देखें ना आप, F1 F2 थी लेकिन हमने कहा था इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, तो इस वजह से करंट सेम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से चूंकि हर दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट थी, तो इस वजह से दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट आया। ठीक है, तो अब हमारे ये ग्राफ जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने एक ऑपरेटर्स के अंदर यूज किया हुआ जिसको हम कहते हैं फोटो सेल। ठीक है,
फोटो सेल का देख लें आप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें। ये ग्लास ट्यूब है, ठीक है, कैथोड नजर आ रहा है, ये एनोड है, लाइट फॉल कर रही है, और ये टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स कह लें या टर्मिनल्स इसको कह लें, ठीक है। A simple photocell is shown in figure 19.7. It consists of an evacuated glass tube with a thin anode rod and a cathode of an appropriate metal surface. The material of the cathode is selected to suit to the frequency range of incident radiation over which the cell is operated. तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सी रेडिएशंस के साथ हमने काम करना है। अगर हमने इंफ्रारेड के साथ काम करना है तो फिर हम उसी वर्क फंक्शन वाली मेटल यूज करेंगे। अगर हमने विजिबल लाइट के साथ काम करना है तो हम उसी मटेरियल की, उसी के वर्क फंक्शन की वाली मेटल जो है वो उसको यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब कुछ एग्जांपल दी हुई है। सोडियम और पोटाशियम कैथोड एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर विजिबल लाइट, ठीक है। तो अगर हमने विजिबल लाइट के साथ काम करना है ना, तो सोडियम और पोटाशियम वाला कैथोड यूज करेंगे। सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर emits electrons for infrared light. तो अगर इंफ्रारेड लाइट के साथ काम करना है तो फिर हम सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर यूज करेंगे। एंड सम अदर मेटल्स रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशन एरिया में आपने काम करना है, उसी मेटल को फिर आप यूज करते हैं, ठीक है। When photoemissive surface, photoemissive surface का मतलब है वो surface जो फोटो एमिट करवा रही है, सॉरी, जो लाइट लाइट फॉल करने से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाएगी, ठीक है। यानी कि वो मेटल सरफेस ही फोटो एमिसिव सरफेस इज एक्सपोज टू अप्रोप्रिएट लाइट, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। Electrons are emitted and a current flows in the external circuit which increases with increase in light intensity. वही रिजल्ट जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था। इंटेंसिटी बढ़ाने से आपकी क्या होगी, करंट की अमाउंट बढ़ती जाएगी। द करंट स्टॉप्स व्हेन द लाइट बीम इज इंटरप्टेड, जैसे ही लाइट बीम स्टॉप होगी वैसे ही आपका करंट भी स्टॉप हो जाएगा। अब इसकी फोटो सेल की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन नजर आती हैं आपको? सिक्योरिटी सिस्टम में नजर आती हैं, काउंटिंग सिस्टम में नजर आती हैं, ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग, एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज, ठीक है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देती हूँ। आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि जब कोई बंदा उठ रहा है, किसी कमर्शियल में भी आपने देखा होगा, रात है, सारी लाइट्स ऑफ हैं, तो एक बंदा उठता है, वो जैसे ही नीचे पाँव रखता है बेड से तो एक लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वहां की लाइट ऑन होती जाती है, और जहां से उसके पाँव हट जाते हैं वहां की लाइट्स ऑफ होती जाती हैं। तो बेसिकली इसी तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये जो ऑटोमेटिक डोर सिस्टम भी होते हैं, आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में ऑटोमेटिक डोर्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, इनमें भी फोटो सेल की एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये फोटो सेल था, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच।